हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस वीडियो की सबसे खास बात क्या है कि यह है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसका काफी बच्चों को इंतजार होता है कि सर एग्जाम है हमारा परसों, पढ़ा अब तक कुछ है नहीं, अब कुछ ऐसी मतलब जड़ी बूटी बता दी जाए कि ऐसा हो कि 2-1 घंटे के अंदर ही, 1-1.5 घंटे के अंदर ही, जितना कम से कम समय हो उसके अंदर ही ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। तो भाई तुम्हारी फरमाइश पे तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो आ चुका है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चैप्टर 2 का। ठीक है, तो बिना समय लगाए बहुत ही शानदार तरह से बढ़ते हैं आगे। तो पहले यार, अगर आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी देख रहे हैं तो भी बिना परसेप्शन क्लियर किए तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, यूं तो नहीं कि बस मैंने पॉइंट बताया और बेटा बस नाम दिखा दिए और हो गया वो 10 मिनट के अंदर और बोला कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करवा दिया। ये तो फिर मतलब ऐसा है कि खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो अपन इसको पूरा देखते हुए चलेंगे, परसेप्शन सेट करते हुए चलेंगे, लेकिन स्पीड का भी ख्याल रखेंगे। दैट्स ऑन मी। ओके डन, चलो आ जाओ। तो इंट्रोडक्शन में दरअसल यहाँ पे ना 3 चीजों के नाम लिख के रखे हुए हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। ठीक है, जिसको बांट के रखा हुआ है 3 पार्ट्स में। तो पहला होता है स्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स के अंदर हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो कि रेस्ट कंडीशन पे थे। ठीक है, उसके बाद काइनेमैटिक्स में क्या होता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच deals with the study of motion of material objects without taking into account the factors, ठीक है, responsible for the motion। मतलब काइनेमैटिक्स के अंदर हम मोशन की तो बात करेंगे, काइनेमैटिक्स के अंदर हम मोशन की तो बात करेंगे, लेकिन मोशन के पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा जो कॉज है, विच इज बेसिकली फोर्स, उसकी हम यहाँ पे बातचीत नहीं करते हैं। उस पर तो एक सेपरेट चैप्टर ही बना हुआ है भाई साहब, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद डायनामिक्स में क्या होता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ये बन जाएगा पूरा का पूरा डायनामिक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये 3 चीजों के बारे में तो बात करनी है भाई, कैसा भी भले थ्योरी भले हो, लेकिन मैं एक बार स्क्रीन से हट जाऊंगा ताकि अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, व्हाट्सएवर, वहां पे एक स्पेशल फोल्डर बना करके इसके स्क्रीनशॉट्स को सेव करते हुए चलेगा। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3, 2, 1 रेडी, गो एंड डन। चलो बेटा, ओके क्लियर। अब आते हैं अपन ऑब्जेक्ट इन मोशन के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात तो रेस्ट की बात कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे तब कहा जाता है जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बेसिक क्लास 9th वाले एग्जांपल, अ पर्सन सिटिंग इन अ चेयर आर द एग्जांपल ऑफ रेस्ट। ठीक है, मोशन में क्या होता है, इसका उल्टा। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे बॉडी को अपन कहते हैं कि ये बॉडी तो मोशन में है। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। ओके डन, क्लियर। यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेसिक डेफिनेशन 3, 2, 1 रेडी, गो डन। ओके डन 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 डन। तो यहां से पूरा फंडा धीरे धीरे दिमाग में घुसना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां ध्यान देते हुए चलना, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी पे आते हैं। पहले भाई 3 तरह के होते हैं, रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा होता है सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन, और तीसरा होता है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी। इस पर तो बाकायदा एक पूरा चैप्टर ही बना हुआ है, तो इस पे तो अलग से बात की जाएगी इसको रोक करके। ठीक है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, तो यहां पे क्या होगा, इससे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने 2 पार्टिकल्स ले लिए, एक का नाम P1 और दूसरे का नाम P2। जब मैंने इस बॉडी को आगे मूव करवाया तो बॉडी आगे मूव करके मान लो बॉडी यहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसका जो P1 वाला पॉइंट है वो यहां आ गया, P2 वाला पॉइंट यहां पे आ गया। तो अगर इस पूरी बॉडी का लीनियर मोशन हुआ है तो यहां पे सारे पार्टिकल्स का भी तो लीनियर मोशन ही हुआ है ना, ट्रैजेक्टरी बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सेम।
आया समझ के नहीं आया, आया समझ के नहीं आया। अगर मैं बोलता हूं कि ये बॉडी 6 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गई, तो इसका हर पार्टिकल 6 सेकंड में वहां से वहां पहुंच गया। आया समझ की नहीं? ये होता है बेसिकली मोशन, लीनियर वाला। उसके बाद सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन आप जानते हैं क्या होता है। रोटेटरी मोशन में बेसिकली क्या होता है, एक बॉडी होती है वो अपनी एक्सिस के अबाउट मूव कर रही होती है। तो सर्कुलर मोशन तो एक पार्टिकल भी एग्जीक्यूट कर लेगा, लेकिन रोटेटरी मोशन जो है ना, उसके लिए एक पूरी रिजिड बॉडी चाहिए जो कि अपनी ही एक्सिस के अबाउट चक्कर काटते रहे, घूमते रहे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये 3 तरह के बेसिकली मोशंस हैं जिन पे हमको फोकस करते हुए चलना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो डन। ओके चलो, सही है, पूरा फंडा क्लियर चल रहा है। अब आते हैं अपन डिस्टेंस के ऊपर। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस की सबसे खास बात क्या होती है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बस इनिशियल को पकड़ो, फाइनल को पकड़ो और दोनों को जोड़ दो। क्या बोला मैंने, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बस इनिशियल को पकड़ो फाइनल को पकड़ो और दोनों को जोड़ दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बन जाएगा तुम्हारे पास में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे मैं सारी चीजें कवर अप कर दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, मान लो ए पे कोई बॉडी स्टार्ट हुई, ए से बी गई और फिर बी से लेकर के सी तक गई बॉडी। ठीक है, तो अपन एक काम करें, इस वाले को अपन ने नाम दिया है ए। ठीक है, इस वाले को अपन ने नाम दिया है बी वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया है चलो सी वाला पॉइंट। ठीक है, तो भाई पूरा मोशन क्या हो रहा है, पहले ए से बी, उसके बाद बी से सी तक का पूरा मोशन आपको देखने को मिल रहा है। मान ले कि ये दूरी है 3 मीटर के बराबर, मान ले कि ये दूरी है 4 मीटर के बराबर। ठीक है, तो भाई साहब इनिशियल तो ये था, चलो ध्यान देना, मान लो ये ए वाला जो पॉइंट है ना ये था इनिशियल। ठीक है, और जो ये सी वाला पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट था फाइनल। ए वाला था इनिशियल और सी वाला पॉइंट था फाइनल। तो यहां पे कोई अगर पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए सिंपल सा फंडा होता है। कोई अगर पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए सिंपल सा फंडा होता है भाई, टोटल पाथ लेंथ कवर कितना हुआ, ए से बी उसके बाद बी से सी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ए से बी उसके बाद क्या हो जाएगा बी से सी। तो भाई ए से बी मतलब 3 मीटर और बी से सी मतलब 4 मीटर, तो कहानी में कितना आ जाएगा 7 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, डिस्टेंस हो गया। लेकिन 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 अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना तो बस इनिशियल को पकड़ो, फाइनल को पकड़ो, इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जो ये बना है इसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब जो ये बना है इसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना हो जाएगा, सीधे ए से लेकर के सी तक की कहानी। डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना हो जाएगा, सीधे ए से लेकर के सी तक की कहानी, और जो कि अपने पास आ जाएगी कितना 5 मीटर के बराबर। भाई सिंपल सी बात है ना, कैसे निकला होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 मतलब रूट ऑफ 25 मतलब 5 मीटर। ठीक है, समझ गए, ये वाला फंडा समझ गए। जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डिस्टेंस समझ जाओ, डिस्प्लेसमेंट समझ जाओ, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, सब आसान काम है। चलो हो गया, इतना पूरा फंडा क्लियर है। चलिए, वही डिस्टेंस के बारे में चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। अब आपको इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए होगा। टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड है, डिस्टेंस के बारे में इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाए। 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो, दिस वाज अबाउट डिस्टेंस। अब यहां पे कहानी आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में बस ये ख्याल रखिएगा कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और सीधी साफ भाषा में कहा जाए तो इनिशियल कहां से स्टार्ट हुई, कहीं से भी घूम के जाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन फाइनली कहां मिली, वहां मिली। इनिशियल से फाइनल को जोड़ दो, बस ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है ना इसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एग्जैक्टली कितना डिस्प्लेस हुई बॉडी वो पहली नजर में ही देख करके समझ में आ जाता है। ठीक है, ओके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा समझाते हुए चल रहा हूं बेटा, मेरे ख्याल में हर एक बात बेहतरीन तरह से समझ में आ रही होगी। एंड ऑब्वियसली यहां पे क्या होता है, डिस्टेंस वाज अ स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर्स ही होती है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l की पावर 1 t की पावर 0। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े।
अब आते हैं स्पीड के ऊपर, ठीक है। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसलिए पढ़ाया गया था क्योंकि उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की बात होगी, ठीक है। अगर आपको स्पीड देखना है, ठीक है, तो स्पीड क्या होता है पता है, एक बार आप डिस्टेंस समझ लिए ना तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तुम्हारे पास में स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। तो जैसे कि डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन टाइम, मतलब सॉरी स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन सबसे प्यारी जो बात है वो ये है कि स्पीड इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। और ऑब्वियसली यूनिट क्या होगी, इसकी भी मीटर पर सेकेंड और इसकी भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इन दोनों में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। समझ गए इस पूरी बात को। एक दफा जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं ना वो बहुत लंबी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड एंड करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड हो चुका है टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट गिव्स नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन, बिकॉज अब स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं होगा। उसके बाद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट कैन नेवर बी नेगेटिव, बिकॉज ऐसा ना वेलोसिटी में देखा गया है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है, यहां जा रही है बॉडी, यहां जा रही है, और बॉडी की वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है कि कहानी बदल गई, जज्बात पलट गए। बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से यहां नहीं जा रही है, सट करके पीछे की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो माइनस का साइन जो है वो वेलोसिटी में लगा दिया जाता है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन की बातचीत करता है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। चलिए अब एवरेज स्पीड क्या होता है, तो यहां पे बेसिकली अपने को 2-3 तरह की स्पीड देखनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, सीधे फॉर्मूले को देखो, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन आपका परसेप्शन और बेटर क्लियर करने के लिए यहां पे मैंने आपको सारा का सारा थ्योरी भी प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन जिस्ट जो है उसका जो एकदम अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो तो मैं स्वयं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है ना तो है तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही, बट इस बार डिस्टेंस भी क्या है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल मतलब टोटल, मान ले कोई बॉडी अगर ए पे स्टार्ट होती है, ए से बॉडी बी गई, बी से बॉडी सी गई, और उसके बाद डी पे बॉडी जो है ना वो रुक गई, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। एंड दिस ए वाज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यहां पे व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, भाई यहां से यहां तक समय कितना लग गया, मान ले T1 लग गया, यहां पे T2 लग गया, मान ले T3 लग गया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, टोटल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाली चीज भी बेहतरीन तरह से क्लियर हो गई होगी, हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। तो दिस वाज एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड की लिमिटिंग वैल्यू इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू, किसकी लिमिटिंग वैल्यू, एवरेज स्पीड की लिमिटिंग वैल्यू इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जहां पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब लिमिट लगा दी गई है भाई साहब, क्या लगा दी गई है यहाँ पे, लिमिट लगा दी गई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एवरेज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स के बराबर हो रहा होगा, और इतना डिस्प्लेसमेंट करवाने में समय कितना लग रहा होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा होगा। तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे जहां पे डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ना, दिस बेसिकली अप्रोचेस टू जीरो, तो इसी को फिर कहा जाता है कि भैया ये तो पूरा प्रॉपर डिफरेंशिएशन है। और ये फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये जो इतना शानदार डिफरेंशिएशन किया जाता है ना, यहां से आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिलना शुरू हो जाती हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, पूरा फंडा क्लियर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम था, ठीक है। क्या था बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। चले
क्लियरिंग दिस अप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज पे आते हैं, ठीक है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो वैसे ही बेसिकली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। उसी लिहाज में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, पहली चीज जो लिखी हुई है यहाँ पे वो लिखी हुई है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर भी कई बार आपको इस यूनिफॉर्म शब्द को ना देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली कॉन्स्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो पहला जो है ना, इन जनरल सेंस वी कैन क्लासीफाई वेलोसिटी इनटू बेसिकली 3 टाइप्स। उसमें पहला टाइप क्या है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ कीप दैट इन माइंड कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास वैल्यू भी है और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। इफ समथिंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास वैल्यू भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और एक वेक्टर्स में होता है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनना है, अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनना है तो उसके पास वैल्यू भी होनी चाहिए, उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए, तभी मजा आता है, ठीक है। नाउ अगर किसी चीज की, किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसका वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, और ट्रायंगल लॉ को तो फॉलो कर ही रहा है, तभी तो वो वेक्टर बना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी, तो बॉडी मूव कर रही है बट उसकी वेलोसिटी का भरोसा नहीं है, अभी 5 मीटर पर सेकंड, अगले ही पल 5.5 मीटर पर सेकंड, अगले ही पल 7 मीटर पर सेकंड, अगले ही पल 2 मीटर पर सेकंड पे आ गई। तो अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है जहां पे उसकी वेलोसिटी का भरोसा नहीं है, उसे कहा जाता है वेरिएबल वेलोसिटी। और तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई बॉडी कहीं से कहीं को जा रही है, कहीं से कहीं को जा रही है, आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहेंगे बेटा इसको, क्या कहेंगे इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार इन 3 चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक करके सब पे कमांड बनाते हुए चलना है। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है आगे बढ़ेंगे। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ विच इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फिर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स एज सिंपल एज दैट, हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। ओके, वेरिएबल वेलोसिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस विथ टाइम और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस विथ टाइम। बिकॉज मैंने कहा था कि वेलोसिटी जो होती है ना बेटा, वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब वैल्यू भी होगा डायरेक्शन भी होगा, और ट्रायंगल लॉ को तो फॉलो करना ही चाहिए। अब अगर आप बात कर रहे हो वेरिएबल वेलोसिटी की, तो या तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ को तो फॉलो करेगा ही, बिकॉज है तो वेलोसिटी ही, तो रहेगा तो वेक्टर ही क्वांटिटी, है तो वेलोसिटी तो रहेगा तो वेक्टर क्वांटिटी ही, मतलब ट्रायंगल लॉ को तो फॉलो करेगा ही करेगा। लेकिन 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 पूरा जो मैटर है ना, फिर वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर। पूरा जो मैटर है वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं इसमें आगे। क्लियर हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। एक तरफा शानदार, बहुत जबरदस्त। चलो बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आया जाए इस दफा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड एट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर पॉइंट ऑफ पाथ पर भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पर या किसी भी
इंस्टेंट ऑफ पाथ पर आप बॉडी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर भी क्या है कि इसमें स्मॉल इंटरवल्स का खेल होगा और लिमिट लगा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा x यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी वैसे भी क्या होता है, वेलोसिटी वैसे भी होता है डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी वैसे भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप यहां पे लिमिट लगा देंगे जहां पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। यहां पे आप लिमिट लगा देंगे जहां पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको कहानी में अपन यहां से आगे लेके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी हुई थी। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो एक बार मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ दूंगा, स्क्रीन आपके लिए पूरी खाली है, एक बार जरा सेल्फ ट्राई करेंगे। ओके, अ मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वॉकिंग, जब वॉकिंग चल रही है बेटा, जब वॉकिंग चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 मिनट। तो भाई इसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। नाउ व्हाट इज द स्पीड, 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम, भाई टाइम भले ही बोला 1 मिनट का है, लेकिन हमको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 60 मतलब 60 सेकेंड्स लेके चलना पड़ेगा ना। तो अपने पास क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया 60 मीटर का। उसके बाद क्या हो रहा है, अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। अच्छा, उसके बाद अच्छा पहले वो चल रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से, एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट। उसके बाद भगना भी तो शुरू करा, तो उसके बाद जब रनिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो रनिंग में क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा भैया, सेम फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। और इस दफा स्पीड क्या है 3, और उसके बाद टाइम कितना लग गया इसको, 1 मिनट, मतलब बोले तो 60 सेकेंड। तो इस वाले केस में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इस वाले केस में व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, 180 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, भाई अगर एवरेज स्पीड निकालना है, आपको पता है कि एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो 60 प्लस 180, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 60 प्लस 180 मीटर अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा, टोटल टाइम टेकन, तो 60 सेकेंड। और उसके बाद अगले वाले में भी क्या था, रन्स फॉर 1 मिनट, और उसके बाद चल भी रहा था फॉर 1 मिनट, मतलब 2 मिनट हो गए। तो 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड। तो यहीं से आप एवरेज स्पीड अगर निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, 240 अपॉन 120। इसका मतलब अपना आंसर आ चुका है 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। 3 2 1 रेडी गो डन। चले 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 आगे बढ़ेंगे। Okay, next question. A body covers 1/3 of its journey with a speed v1, next 1/3 with v2, and the last 1/3 with speed v3. Calculate the average speed of the body during the entire journey. तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ना पूरे कार्यक्रम को जरा बांट दिया जाए, पूरे कार्यक्रम को जरा बांट दिया जाए कुछ इस तरह करके। पहले बॉडी A से लेकर के B तक पहुंची, उसके बाद बॉडी B से लेकर के C तक पहुंची, फिर बॉडी C से लेकर के D तक पहुंची। ठीक है, तो A था, फिर B, फिर C, फिर D। अब मैं एक काम करूं, मैं इस पूरे डिस्टेंस को 3x बोल देता हूं। अगर मैंने इस पूरे डिस्टेंस को 3x बोल दिया, तो अब ये चीज तो एकदम लाजमी सी बात है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, x के बराबर। यहां से यहां तक की दूरी भी x के बराबर, यहां से यहां तक की भी x के बराबर। अगर तुम इस पूरे को x मानते ना बेटा, तो फिर x/3 करना पड़ता, फिर वो ना फालतू में क्या होता है कि फ्रैक्शंस आते हैं। ठीक है, नाउ a से b तक में स्पीड क्या थी, v1 के बराबर थी। आगे वाले में स्पीड चेंज हो गई है v2, और c से d में तो स्पीड और ही चेंज हो गई है v3। अब कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू छोटी है, वो नहीं पता। अगर सेम वेलोसिटी से ट्रैवल होता ना बेटा, तो जितना समय यहाँ से यहाँ तक, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक, लेकिन सेम वेलोसिटी से ट्रैवलिंग हुई नहीं है। ठीक है, तो अब अलग अलग समय अंतराल होगा फिर सबका। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है मेरे ख्याल से। आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, आप लोग को तो आंसर मेरे ख्याल से आ भी गया होगा ना। तो जैसा आपका आंसर आते हुए चले ना, और जैसे वो टाइप हो पाए फोन पे, वैसे ही करके तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना अपना आंसर कि सर जी आपने जब ये सवाल दिखाया था तो हमने खुद से भी ट्राई करने का मतलब कोशिश की थी, और ट्राई करा तो हमारा ये आंसर आया। अब वो सही होगा तो बधाइयां, गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को मिलेगा भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉमेंट सेक्शन में एक्टिव रहो भाई। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, पहले A से B गए, B से C गए, C से D गए। उसके बाद टोटल टाइम, A से B का समय,
बी से सी का समय और सी से डी का समय। समझ गए तुम, बहुत बढ़िया, पक्का ना। एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा 3x। उसके बाद टोटल टाइम की बात करेंगे, पहले t1 की बात करते हैं। टाइम क्या होगा भाई साहब, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है x और t1 वाले में स्पीड कितनी है v1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x, यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है v2। t3 मतलब c से d का समय, तो डिस्टेंस कितना है x और स्पीड कितना है v3। बताइए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। चलो भैया, तो अब यहां से निकल रहा है एवरेज स्पीड, यहां से निकल रहा है बेटा क्या, एवरेज स्पीड निकल रहा है। तो यहां से एक काम करिए, 3x को बिल्कुल मत टच करिएगा, यहां नीचे एक काम करें, x कॉमन निकाल लिया जाए, ठीक है। x कैसे कॉमन निकालोगे ना, तो 1/v1 आएगा प्लस 1/v2 आएगा प्लस 1/v3 आएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब एक काम करना, बहुत ही शानदार सी बात बताने जा रहा हूं, x और x जो है वो कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा, इसके बाद जो बचेगा वो बचेगा एवरेज स्पीड, ठीक है। बार बार एवरेज स्पीड नहीं लिखूंगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास 3 अपॉन, भाई जरा सॉल्व करो उसको, तो ये v2 प्लस v1 अपॉन नीचे क्या हो चुकी है v1 v2 प्लस क्या थी ये 1/v3 थी। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 अपॉन, अब जरा सुनते हुए चलना, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा v1 v3 प्लस क्या हो जाएगा v2 v3 प्लस क्या हो जाएगा v1 v2, ठीक है। और उसके बाद ये v1 v2 v3 जो है ना वो ऊपर चले जाएगा, तो v1 v2 v3, तो दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड चाहो तो सॉल्व कर लो v1 वगैरह कॉमन लेकर के, लेकिन ये पूरे में कॉमन तो कुछ नहीं आने वाला, तो मेरे ख्याल में यहीं पे छोड़ देना, बेस्ट पॉसिबल आंसर रहेगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। ड्यू टाइम के अंदर दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे इसके अगले वाले स्लाइड के ऊपर, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 3 2 1 रेडी गो डन। एक तरफा शानदार जबरदस्त, चले आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। भाई गाड़ियों में होता है एक्सेलरेटर, जैसे ही तुमने एक्सेलरेटर को प्रेस करा तुम्हें इमीडिएटली क्या देखने को मिलता है, चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेटर डील्स विद चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन विल आल्सो डील विद चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन 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 वेलोसिटी को चेंज करने में कुछ समय जरूर जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी की बात नहीं होगी, कितना समय लगा उस वेलोसिटी को चेंज करने में उसकी बात भी होगी, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे भाई, जमाने भर में किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना है तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। वो तरीका सर क्या होता है, किसी भी चीज में अगर चेंज निकालना हो तो उसका सिंपल तरीका ये होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अगर आपको चेंज निकालना है वेलोसिटी में तो फाइनल वेलोसिटी उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी को, बस इतनी सी बात है, आया समझ। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे अपॉन समय कितना लग गया, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम तो बचपन से ही 0 था, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल, t माइनस 0 जो है वो आ जाएगा t के बराबर। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से v माइनस u जो है वो आ जाएगा at के बराबर, तो यहां से v आ जाएगा u प्लस at के बराबर। बताओ भाई इससे प्यारी चीज क्या होगी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। हो गया, आ गया समझ। चलो भाई अब जरा यहां पे गौर करते हुए चलना, एक्सेलरेशन कैसे निकला, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी 0 नहीं होता, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर चेंज इन वेलोसिटी ही मिल रहा है मतलब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर चेंज इन वेलोसिटी ही मिल रहा है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, नीचे पड़ा हुआ है सेकेंड बचपन से, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। एब्सोल्युटली अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी आ गया, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जी हाँ 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास एक्सेलरेशन, यहां तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। चलो अब जरा ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगर इसको लिख लो बेटा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन जो है ना इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी,
और इसका उल्टा, अगर वेलोसिटी मान ले इंक्रीज नहीं हो पा रही है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो उस वाले केस में एक्सेलरेशन जो है ना वो माइनस में आएगा। और माइनस में आने वाले एक्सेलरेशन को दो तरह से और भी पुकारा जाता है। या तो आप कहते हैं कि बॉडी जो है ना वो डिसेलरेट कर रही है, या तो आप कहते हैं कि बॉडी में हो रहा है डिसेलरेशन, या फिर इसका और भी एक बहुत तगड़ा नाम होता है रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आया समझ? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा पहले। चलो फिर, बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा पूरे दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है, अगर एक्सेलरेशन जो है अगर वो नेगेटिव में होता है, तो इसे कहा जाता है रिटार्डेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चले अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा आपके लिए। तो अब ये अपने पास पूरा हो चुका है, अब आगे बढ़ो बेटा। अगला आ चुका है तुम्हारे पास क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को चेंज करने में टोटल समय कितना लग गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जरा इसका ये बस बेसिक फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, ये बस बेसिक फॉर्मूला है जिसका स्क्रीनशॉट लेना बनता है। हो गया है? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ये था अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन। अब आ गया है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। हम लोगों ने क्या देख लिया है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो होता तो है रेट ऑफ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को चेंज करने में कितना समय लगा। लेकिन एक बहुत प्यारी बात तुमको बताता हूं मैं, कि अगर मैं लिमिट लगा दूं जहां पे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फिर तुम्हारे पास? ये तुम्हारे पास बन जाएगा इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब दरअसल ये हो गया कि देयरफॉर अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप बस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी ना वहां पे अब दरअसल दो कैलकुलस के टर्म्स वहां पे आना शुरू हो गए हैं। ठीक है सर, कौन कौन से टर्म्स? ठीक है, पहला तो ये कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में इज गोइंग टू गिव यू वेलोसिटी। पहली बात तो ये हो गई, इसको दिमाग में डाल लेना। दूसरा क्या होता है? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू गिव यू एक्सेलरेशन। दूसरी बात दिमाग में ये डाल लेना। मेरे ख्याल से पूरा फंडा तुम्हें पूरा सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चले ओके, डन 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 डन। तो यहां पे वही चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, अब ना एक बात तुम यहां पे और देख सकते हो, एक बात तुम यहां पे और देख सकते हो कि अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं पहले एक काम करूंगा, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, तो दिस विल गिव मी व्हाट? वेलोसिटी। ठीक है, अब उसको ना मैं वापस से अगर डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, मुझे मिले वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगर मैं वापस से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? is double differentiation of displacement. It's as simple as that। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीम क्लियर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको लेके आगे चलते हैं। हो गया है? 3 2 1 रेडी गो, एंड सुपर क्लियर, सुपर डन। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा गौर करते हुए चलना। Instantaneous acceleration is also defined as the slope of the tangent to the velocity time graph। ठीक है, अब ये स्लोप का पूरा फंडा क्या होता है, तो जरा गौर करते हुए चलो यहाँ पे आ जाओ। अगर तुमको स्लोप निकालने को बोला है तो पहली बात तो ये है कि स्लोप हमेशा निकलता है किसी लाइन का। पहली बात तो यह है कि स्लोप हमेशा निकलता है किसी लाइन का, और स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है m से। ठीक है, और स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा, और स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब सर ये tan थीटा dy बाई डी एक्स क्या है, इसका पूरा लॉजिक क्या है, तो मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ अभी। 2 मिनट। देखो भाई, पहले तो एक काम करो बेटा, इसको डाल दो डब्बे में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उम्दा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डब्बे में डाल दो। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना। देखो भाई, मान लो ये अपने पास रहेगी y एक्सिस, ये अपने पास रहेगी कौन सी एक्सिस? x एक्सिस रहेगी। ठीक है, अब जिस हम लाइन की बात कर रहे हैं ना, मान लो कि ये रही वो लाइन, और अपने को इस लाइन का निकालना है स्लोप। मान लो अपने को इस लाइन का निकालना है, क्या निकालना है बेटा? स्लोप निकालना है। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, दिस एंगल इज थीटा। ये कितना एंगल है बेटा? थीटा के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ना, 2 मिनट ध्यान देना, ये जो हिस्सा है ना, दिस इज dy, और ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, दिस इज dx के बराबर।
ये हो गया dy के बराबर और ये वाला हिस्सा हो गया है dx के बराबर। तो जब मैं स्लोप निकालूंगा तो वहां पे क्या लिखा है कि स्लोप तो सर tan थीटा के बराबर है, ठीक है। तो tan थीटा में जो थीटा आ रहा है ना बेटा, वो उस लाइन का स्लोप है। ध्यान देते हुए चलना, गलती मत करना। tan थीटा में जो थीटा आ रहा है ना, ये इस लाइन का एंगल है जो कि बनाया गया है विद द पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। चलो अब निकालते हैं tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेटा, बेस होता है। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, dy इज द परपेंडिकुलर, व्हाट इज द बेस, dx इज द बेस। तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये अपने पास स्लोप होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर आपके पास ना कभी अगर आपके पास मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। तो अगर आप यहां पे स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होता है, dy बाई dx। तो ds और dt करना पड़ेगा, बिकॉज y पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, x पे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा होता है कि यहां पे टाइम आ रहा है और ये ग्राफ बन गया, एंगल कुछ बनने थीटा के बराबर, ठीक है। अगर मैं इस vt ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx। y पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी, x पे क्या आ रहा है, टाइम। ये किसके बराबर, एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहां से क्या फंडा क्लियर हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के बराबर है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो, आया समझ। अब इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ये था अपने पास स्लोप का बेसिक बहुत ही बेसिक फंडा, ठीक है। ओके, तो हमने इस बात को पूरा देख लिया यहाँ पे। अब जरा से यहाँ से गायब करते हुए चलेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है एज फार एज यू आर कंसर्न फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, ठीक है। प्लेन के अंदर भी बहुत जबरदस्त तरह से काम आता है, ठीक है। पहली बात तो आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। तो आई कैप बेसिकली शो करता है डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप शो करेगा डायरेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस और के कैप शो कर देगा डायरेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जरा गौर फरमाते हुए चलना। मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमने फोर्स लगा दिया यहाँ पे 5 न्यूटन का और हमने फोर्स लगा दिया यहाँ पे 3 न्यूटन का। तो आप फोर्स को पता है कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप फोर्स को ऐसे करोगे रिप्रेजेंट, एक्स पे लग गया 5 न्यूटन तो 5 आई कैप, वाई पे लग गया 3 न्यूटन तो 3 जे कैप। और इस गिवन फिगर में यहाँ पे जेड पे हमें कोई भी फोर्स लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो बोल देंगे 0 के कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये इस हिसाब से ना आपको आई जे के कैप जो है वो काम करेंगे। नाउ एक बात और सुन लो, आई कैप जे कैप के कैप जो है ना, इन्हें यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। आई कैप जे कैप के कैप को यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। काम क्या होता है इनका, डायरेक्शन जस्टिफाई करने में, ठीक है। काम क्या होता है इनका, डायरेक्शन जस्टिफाई करने में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूनिट वेक्टर की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो वो 1 के बराबर आती है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो है ना वो हमेशा किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है एज यूनिट वेक्टर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आया समझ, पक्का क्लियर है पूरा फंडा। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल क्लियर, दिस इज ऑल डन फॉर यू, ठीक है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर रिजल्टेंट निकालने के फॉर्मूले पर यहां पे बातचीत होती है, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे मान ले दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1 ऐसे काम कर रहा है, F2 ऐसे काम कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे काम कर रहे होंगे। यहां गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। सो दिस 45 डिग्री इज थीटा ओवर हियर। तो आपको निकालना है कि इस बॉडी का रिजल्टेंट क्या होगा। अब लॉजिक क्या है इसका, माफ कीजिए, इसका लॉजिक क्या है, अगर किसी बॉडी पे दो वेक्टर्स काम कर रहे हैं ना तो बॉडी को निकल जाना चाहिए बीच में से कहीं रिजल्टेंट पे, ठीक है। बॉडी को निकल जाना चाहिए बीच में से कहीं रिजल्टेंट पे। तो उस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सुनते हुए चलना। R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहले वाले फोर्स का स्क्वायर मतलब F1 का स्क्वायर, उसके बाद दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर मतलब F2 का स्क्वायर, उसके बाद ट्वाइस ऑफ भाई पहला वाला वेक्टर दूसरा वाला वेक्टर, उसके बाद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। इस गिवन एग्जांपल में हमको लगा कि दोनों में एंगल है 45 डिग्री, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो मान लो एंगल है अगर थीटा के बराबर, अगर एंगल है मान लो थीटा के बराबर तो यहां पे आ जाएगा थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहेगा इसका बेसिक फॉर्मूला। रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का तो वो खुद भी रिजल्टेंट ही होता है, यूनिट रहेगी उसकी न्यूटन,
हो गया, चलो आगे बढ़े। ओके, डन 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 डन। चलिए बेटा, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। भाई इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स तीन होती है इक्वेशंस, ठीक है। पहली वाली क्या होती है, सब लोग को पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। हालांकि आप किसी भी ऑर्डर में याद कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आपको पहले वही दिखाई देता है, उसके बाद दूसरे इक्वेशन के तौर पे ये दिखाई जाती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरे इक्वेशन के तौर पे आपको दिखाया जाता है, याद आ रहा है, 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये बड़ी खास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर ना टाइम का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, तीनों इक्वेशन के अंदर एक्सेलरेशन का जिक्र जरूर होता है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस वैलिड है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। दीज इक्वेशंस आर वैलिड, these equations are valid only for uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion, these equations are valid only for uniformly accelerated motion. It's as simple as that. भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आपको इसमें डीप डाइव करवाते हैं। आया, पूरा फंडा क्लियर हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 ही टर्म्स पे फोकस करना है, यू पर, वी पर, ए पर, टी पर और एस पर, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ना, मीटर पर सेकेंड। v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम है तो सेकेंड्स में होगा, और डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर्स में होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। पक्का, पूरा फंडा क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है भाई, ग्राफिकल मेथड से करना है। तो भाई एक बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दरअसल जो भी बात है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर आप स्लोप निकालते हो ना वीटी कर्व का, या अगर आप स्लोप निकालते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का, तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इज वेलोसिटी। आया कुछ समझ? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी, ds बाई dt इज वेलोसिटी। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद क्या होता है, अगर आप स्लोप निकालते हो ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व ये हो जाता है एक्सेलरेशन के बराबर। इसका स्लोप जो होता है ना वो हो जाता है एक्सेलरेशन के बराबर। अरे dv अपॉन dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यार इसमें क्या सोचने वाली बात है, ठीक है। अब ये तो अपने पास स्लोप का फंडा हो गया। अब ना एक बार जरा आपको एरिया का फंडा मैं सिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही प्यारा फंडा होता है एरिया का। भाई आपको पता ही है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर आप एरिया निकालते हैं ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, अगर आप एरिया निकालते हैं अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका जो एरिया है ना दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आप एरिया निकालते हैं अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका एरिया इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पक्का, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये बहुत जबरदस्त तरह से काम आने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आराम से इसमें आगे बढ़ सके। हो गया? इस बात को प्लीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। एस को मैंने यूज करा है फॉर डिस्प्लेसमेंट, कई दफा एक्स से भी कर देते हैं रिप्रेजेंट, तो वो तो अब क्या अपनी समझ के ऊपर है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसके बाद अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा वीटी ग्राफ बना के रखा हुआ है। हर एक बात को ना बहुत ही इत्मीनान से समझते हुए चलना। जब टी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब होता है इनिशियल, अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है। जरूरी नहीं है कि हर बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी हो वो 0 हो, ठीक है। मान लो आप कहीं पे खड़े हो, आपको ना किसी गाड़ी के निकलने की आवाज आ रही है, और जैसा आपने पलट के उस गाड़ी पे देखा, तो क्या वो गाड़ी रुकी थी? नहीं। लेकिन अगर तुम उस गाड़ी को पूरे 5 सेकंड तक देखते ही रह गए, ठीक है, तो ये जो समय बीता है ना 5 सेकंड का, वो जब शुरू हुआ था तब वो t इक्वल टू 0 था। और उस समय जब तुमने पहली बार देखा गाड़ी को, तो उस समय क्या गाड़ी की वेलोसिटी 0 थी? अजी हाँ, गाड़ी मूव कर रही थी। तो गाड़ी मूव कर रही है मतलब बॉडी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर बॉडी के पास, t इक्वल टू 0 पर बॉडी के पास जो भी वेलोसिटी होती है, जितनी भी वेलोसिटी होती है, उसे कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जब t अमाउंट ऑफ टाइम बीत गया,
जब टी अमाउंट ऑफ टाइम बीत गया तो ये टाइम बीतने के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है अब वो चेंज हो गई है, तो अब वो मान लो हो चुकी है किसके बराबर, अब वो हो चुकी है फाइनल वेलोसिटी v के बराबर। तो कहानी इनिशियल से स्टार्ट हुई थी, फाइनल पे खत्म हो रही है, तो ये इसका पूरा पूरा कार्यक्रम हो चुका है। अब आपको बस स्लोप निकालने से मतलब है, अगर आप इसका बस स्लोप निकाल दो, ठीक है, इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल दो तो इट इज बेसिकली dy/dx, ठीक है। तो ना हो यार देखो, इनिशियल था ये, फाइनल था ये, तो y पर चेंज कितना आया, तो y पर चेंज आया v माइनस यू कर देना, ठीक है, y पर चेंज कितना आया v माइनस यू कर देना, और टाइम कितना चेंज हुआ t, ये किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, at। अगर v माइनस यू इज इक्वल्स टू at है तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। अगर v माइनस यू इज इक्वल टू 80 है तो v क्या हो जाएगा, u प्लस 80। इट्स एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आया, पूरा फंडा क्लियर हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई बहुत शानदार, एक तरफा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो लो पहले यार, इस पूरे ग्राफिकल मेथड का अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, नोट कर पाओगे तो और भी प्यारा, ठीक है। समय का बस जरा ख्याल रखते हुए नोट भी कर लो, मजा आ जाएगा। उसके बाद यही चीजें पूरी यहाँ पे अच्छे से प्रस्तुत कर दी गई हैं, आपको लेना होगा इसका स्क्रीनशॉट भी, तो बिल्कुल ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े, ओके। तो अभी अपन ने बात करी है फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन, एस इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ डी स्क्वायर। जैसे कि मैंने कहा था कि हमें ना यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बस एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हमने vt ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लिया, हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, जब एरिया निकालना होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दी, मान लो पहले तो क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो u इंटू टी। उसके बाद क्या होता है, ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का देखो भाई, ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, ठीक है, ut आ चुका है। अब इसका भी तो निकालना पड़ेगा ना, तब जा करके मिलेगा टोटल एरिया इंक्लोज्ड, और vt ग्राफ का टोटल एरिया इंक्लोज्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है बेटा, हाफ इंटू, भाई साहब बेस कितना है, बेस तो यहाँ पे t के बराबर है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसके बराबर होगा भाई, यहां से यहां तक u था, यहां से यहां तक v था। तो जब इस राइट एंगल ट्राइंगल की अपने को हाइट निकालनी होगी, जब इस राइट एंगल ट्राइंगल की अपने को हाइट निकालनी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या कर लो बेटा, v माइनस यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ t, और v माइनस यू क्या होता है, अरे चले जाओ फर्स्ट इक्वेशन पे, कहां रुके हुए भाई, चले जाओ फर्स्ट इक्वेशन पे। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 के बराबर। अब बस निपट चुका है, बस अब तो क्या ही बचा, देयरफॉर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ भाई a इंटू टी का स्क्वायर। आगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। बस ये मालूम होना चाहिए था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया एंक्लोज होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, पक्का क्लियर हो गया पूरा फंडा। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई बहुत शानदार, एक तरफा जबरदस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नाउ डिस्टेंस ट्रैवल, तो वो आ चुका है इक्वल टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर। आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो तीसरी इक्वेशन है, यहां पर भी सेम काम करा गया है। मतलब देखो यार क्या होता है, अगर vt ग्राफ है तो उसका एरिया अगर आप निकाल दोगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर एरिया निकालने का तरीका अगर आपका ऐसा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल करेंगे, सही तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, तो वहां से आता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके सर नया मेथड क्या है, तो नया मेथड ये है बेटा कि आप इसको ट्रेपेजियम मानो। ऑब्वियसली मानते हो ट्रेपेजियम, सर कहां दिखा है ट्रेपेजियम, ये रहा, ये रहा, ये रहे, और ये हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है। अगर आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दोगे ट्रेपेजियम के एरिया के फॉर्मूले से, तो अपन को यहाँ पे फिजिक्स में मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सर एरिया कैसे निकलेगा ट्रेपेजियम का, तो वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, मतलब O से A प्लस E से लेकर के B, तो O से A प्लस E से लेकर के B, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे OE के बराबर है, देखते हुए चलना, ये पहला और ये दूसरा साइड हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो रहेगा O इंटू E के बराबर। लिख दिया O इंटू E, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे क्या क्या चीजें थी, अच्छा ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है, वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो
अब जरा ध्यान देते हुए चलना, यहां पे ना हमने बस चीजों को पुट करना स्टार्ट करा और इवेंचुअली ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मेट डेवलप हो गया। बस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड इक्वेशन भी आ चुका है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़े। एरिया अंडर ग्राफ एंड स्लोप, ठीक है। तो अपन को ना इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो अब मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन करवाता हूं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। भाई साहब डाल लो हेडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस। डाल लो हेडिंग भाई साहब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस। तो अब जरा कूद जाते हैं इसके पहले वाले इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। जरा कूद जाते हैं इसके पहले वाले इक्वेशन के ऊपर जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर कैसे निकलेगा, अब जरा ध्यान देते हुए चलना कैसे निकलेगा। देखो भैया हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो है वो तो होता है एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहां से dv हो जाएगा a टाइम्स dt के बराबर। अब करेंगे हम इसको इंटीग्रेट, तो dv का इंटीग्रेशन। और मैंने पहले भी कहा था कि सारे के सारे जो तीनों के तीनों इक्वेशंस हैं वो दरअसल वैलिड होते हैं ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मतलब हमारे केस में एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म हो ही रहा है, तो एक को रख लो बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dt यहां चलने वाला है। जब टाइम जीरो होगा तो बॉडी की वेलोसिटी जो होगी उसे अपन कह देंगे इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम t के बराबर गुजर चुका होगा तो बॉडी के पास जो वेलोसिटी होगी इसको हम कह देंगे फाइनल वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देयरफॉर dv का जो इंटीग्रेशन है वो तो v के बराबर होता ही है। लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, a तो रहेगा बाहर, dt का जो इंटीग्रेशन है वो t के बराबर होगा। लोअर लिमिट और क्या हो जाएगा बेटा अपर लिमिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देख क्या होता है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो चुका अपना पूरा इंटीग्रेशन। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलस से डिराइव कर दिया। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। चलो सर, ओके ओके ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला वाला तो हो गया। अब आते हैं सर दूसरे इक्वेशन के ऊपर। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू होती है ut प्लस हाफ क्या होता है बेटा at का स्क्वायर, ठीक है। चलो शुरू करें पूरी कहानी को, जरा अच्छे से गौर फरमाते हुए चलना, हर एक चीज बहुत इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यार, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दोगे, जल्दी बताओ क्या मिलेगा। सर यहां से मिल जाएगा अपने को वेलोसिटी। मैंने बोला बहुत जबरदस्त, बहुत ही उम्दा। तो यहां से ds इज इक्वल टू v टाइम्स क्या हो जाएगा dt। हमने बोला सर बहुत शानदार। भाई यार ये v को खोल दो ना। सर ये v कैसे खोलेगा, v होता है u प्लस at के बराबर, ठीक है। तो v हो जाएगा यहां से u प्लस at के बराबर और बगल में आ जाएगा dt। चलो भाई ठीक है, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u टाइम्स dt प्लस क्या हो जाएगा at टाइम्स dt, ठीक है। भाई यहां तक कोई दिक्कत अपने को नहीं आ रही है। अब एक काम करेंगे, इसको अपन कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। एक काम करो, इसको कर दो बेटा इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो जैसे ही हमने इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करा, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है ना, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, ये अपने को निकालना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो जैसे हमने इसको पूरा बकायदा ना इंटीग्रेट करना स्टार्ट करा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे था ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे होगा ds का इंटीग्रेशन। इनिशियल वेलोसिटी से आपने बॉडी को फेंक दिया तो वो तो कांस्टेंट ही है ना, उसको आप चेंज थोड़ी कर पाओगे, dt प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a को रखेंगे बाहर और यहाँ चलेगा इंटीग्रेशन ऑफ t टाइम्स dt। कोई दिक्कत नहीं है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t बिकॉज dt लिखा हुआ है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s, क्यों, बिकॉज यहाँ पे ds लिखा हुआ है, ठीक है। भाई साहब ds का इंटीग्रेशन s के बराबर लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू u को रख दिया बाहर, dt का इंटीग्रेशन t के बराबर लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस यहाँ पे a को रखा बाहर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। यहां पे लोअर लिमिट रखा 0, अपर लिमिट रखा t, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं आई, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का मौका लग गया अपने हाथ, तो अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस यहां पे हाफ को रखो अलग से, उसके बाद a को रखा अलग से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत शानदार। s माइनस 0 सिर्फ और सिर्फ s के बराबर, ये आ जाएगा ut प्लस हाफ a और t का स्क्वायर। क्या बात है भाई, गजब।
गजब मतलब गजब मतलब गजब। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने डिराइव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। एक तरफा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आखिरी बचा हुआ थर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर देते हैं। इतना पूरा फंडा क्लियर? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत शानदार। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। माफ कीजिएगा, थर्ड इक्वेशन क्या होती है सर? 2as इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है। ओके, एवरीबॉडी नोस कि एक्सेलरेशन जो होता है सर वो तो होता है dv अपॉन dt। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात पे ना जरा गौर करते हुए चलेगा तो मजा आ जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक काम करो ना, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। किससे सर? मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए ds से, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ds से, तो a क्या हो जाएगा? सुनते हुए चलना, ये तो dv था और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है dt, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड, तो ds यहाँ पे आ जाएगा और ds यहाँ पे, ठीक है भाई। dv अपॉन ds क्या होता है? सोचो सोचो, कुछ नहीं होता, मत सोचो, ठीक है। लेकिन एक काम करो, ds बाई dt सोच लो, तो ये तो होता है सर, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे अब यहाँ से कि अच्छा बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू अपन कर देंगे ds अपॉन dt मतलब वेलोसिटी। तो a इंटू ds इज इक्वल टू आ जाएगा v इंटू dv। तुमने बोला बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त काम, ठीक है। अब एक काम करो, कर दो इसको इंटीग्रेट, तो a तो रह जाएगा बाहर और यहां चलेगा ds का इंटीग्रेशन। भाई सारे इक्वेशन जो है ना वो वैलिड है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए a को बाहर निकालना बनता है भाई, ठीक है। अंदर क्या फंसेगा? अंदर फंसेगा v टाइम्स dv, ठीक है। अब भाई लिमिट्स यहां पे लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स यहां पे लगाना एक तरफा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है? इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। कहानी कहां तक जा रही है? फाइनल वेलोसिटी। क्यों बेटा लिमिट्स वेलोसिटी की क्यों लगाई? बिकॉज आप देख सकते हैं इस पूरे इक्वेशन में कि वेलोसिटी की ही तो बात हो रही है। dv लिखा है, इसका मतलब क्या? dv लिखा है, इसका मतलब क्या? कि वेलोसिटी इज द वेरिएबल। ds लिखा है, इसका मतलब क्या? कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेरिएबल। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर होगा भाई, ठीक है। एक को रखा बाहर, ds का इंटीग्रेशन s हो चुका है, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल्स टू v का करेंगे इंटीग्रेशन तो बचेगा v स्क्वायर ओवर 2 लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, ठीक है। तो a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस बचेगा u स्क्वायर अपॉन 2। बाई 2 को यहां निपटा दो तो 2as इज इक्वल टू बचेगा v स्क्वायर माइनस का बचेगा u स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई क्या बोलते हो, आया समझ? तो 2as इक्वल टू आ चुका है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, हेंस प्रूव, ठीक है। कैलकुलस से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल दी गई है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। सुपर क्लियर, सुपर डन, बहुत शानदार, एक तरफा जबरदस्त बेटा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ठीक है। ये अपना पूरा फंडा हो गया। अब मैं ये चाहूंगा कि एक बार जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं एक बार जरा देखें, आप सेल्फ रिवाइज करें, उसके बाद फिर अपन कहानी में स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर, बहुत शानदार। तो इस चीज को तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो क्या लिखा हुआ है बेटा इसके अंदर कि एरिया अंडर ग्राफ एंड स्लोप, ठीक है। दो तरह की चीजों की यहाँ पे बातचीत होगी, एरिया अंडर ग्राफ की बातचीत होती है और स्लोप की बातचीत होती है, ठीक है। तो स्लोप अभी अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया कि स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, ठीक है। लेकिन एरिया अंडर ग्राफ से जुड़ाना एक बहुत ही प्यारा फंडा है जो कि मैं हमेशा बताता हूं, तो आप लोग को भी बताऊंगा कि अगर कभी भी आपको दिख जाए कि a को b से मल्टीप्लाई करने पे c मिला, ठीक है। सर यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है? बेटा a b c जो है ना, ये तीनों कोई सी भी क्वांटिटीज हो सकती हैं, इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर आपको a और b के बीच में ग्राफ दिख जाए, अब वो a भले x पे आ रहा हो या b y पे आ रहा हो या फिर a y पे आ रहा हो b x पे आ रहा हो, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको a और b के बीच में कभी कोई ग्राफ दिख गया इस तरह से, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उठा करके इसका एरिया इंक्लोज निकाल देना है, ठीक है। क्या करना है आपको उठा करके इसका एरिया इंक्लोज निकाल देना है। और आप इस बात को गौर फरमाएंगे कि इसका जो एरिया आया होगा ना, वो पक्की सी बात है कि इंटीग्रेशन से मिला होगा। कैसे मिला होगा? इंटीग्रेशन से मिला होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर कर्व, वो बात तो श्योर है। अब क्या होता है कि अगर ना a इंटू बी का c मिला है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप a इंटू बी का
प्रोडक्ट, मतलब अगर आप सी निकालना चाहते हो ना तो आप बस एक काम करो, इसका एरिया निकाल दो। इसका एरिया जो है ना वो किसके बराबर आ जाएगा सर, वो आ जाएगा सी के बराबर, जो भी क्वांटिटी रही होगी सी उसके बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा फंडा तुमको सिखाता हूँ। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ के रखा था, एक चैप्टर था वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो वहां पे ना वर्क पर एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला आता है। यार वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो सर वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बात है, सही बात है, एक तरफा बात है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब लॉजिक क्या बोलता है अपना कि अगर तुमने कभी ग्राफ देख लिया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो उसका एरिया निकाल देना। वो जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये एकदम नॉर्मल सी बातें थी। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको ना थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलते हैं कि क्या क्या हो रहा है इस चैप्टर के अंदर और, ठीक है। हो गया ना, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है यार, इतना कुछ क्या है, लोड लेने वाली बात नहीं है इसमें। अगर आप नॉर्मली भी चीजों को समझते हुए चलेंगे ना तो ये चैप्टर इतनी क्या जान नहीं खाएगा आपकी, ठीक है। चलो ओके, डन डन डन, दिस इज ऑल डन, आगे बढ़े। उसके बाद अब आते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, है ना। होता क्या है इस चैप्टर में, क्या होता है ना कि बच्चे डरते तो हैं ग्राफ से, ये मानो या ना मानो, ये वैसा ही होता है कि भैया अगर ग्राफ आ गया ना तो बच्चों को डर तो लग जाता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि देखो क्या है ना, अगर आप ग्राफ को ना बीच से पकड़ोगे, ठीक है, तो फिर आप उसको पकड़ नहीं पाओगे ढंग से। जैसे मान लो अगर कोई मूवी चल रही है, अगर तुम मूवी में लेट पहुंचे थिएटर, ठीक है, अगर तुम बीच में पहुंचे तो जितना बाकी जनता एंजॉय कर पा रही है उतना तुमको चमकेगा नहीं ना कि तुम उस मूवी को अप्रिशिएट कर पाओ प्रॉपर, ठीक है। फिर तुम क्या बोलोगे कि अरे क्या मूवी थी, पता नहीं क्या स्टोरी थी। अरे भाई तेरे में गलती है, तू लेट आया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ग्राफ में होता है यूजुअली। अगर आप ग्राफ को स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे ना, कहीं बीच से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ग्राफ विल मेक नो सेंस टू यू। फिर आप बोलते हो कि इलॉजिकल टॉपिक था वो। ऐसा नहीं था बेटा, आप लॉजिक लगाने लायक नहीं बचे क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब भी स्टार्ट करो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, बीच में मत कूदा करो, ठीक है। चलो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो पहला वाला फंडा है वो क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन, ओके। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब एब्सोल्युटली आपको पता होना चाहिए कि यार वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो देयरफॉर ये है कि dv बाई dt जीरो है, और dv बाई dt इक्वल टू जीरो का मतलब ये कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो। और किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो वो इसलिए जीरो है क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है बेटा वो है कांस्टेंट। तो देख लो ना भाई, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू ना चेंज नहीं हो रही। तो ये रहा आपके पास पहला वाला ग्राफ, बहुत ही साफ सुथरा सिंपल सा ग्राफ। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ उसके बी वाले पार्ट पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, भाई देखो कहानी है, कहानी समझो, उसके बाद उसको सेंस आउट करो कि ग्राफ में वो तुम्हारे हिसाब से जो तुमने सोचा, जो तुमने समझा, क्या वो ग्राफ भी उसी भाषा में आपसे बात कर रहा है क्या, ठीक है। देखते हुए चलना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो अब देखो भाई यहाँ पे क्या है कि तुमको बहुत चीज सीखने को वैसे मिल जाएगी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और इसी का उल्टा, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसे कहा जाता है रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब बस ये है कि भैया वेलोसिटी जो है ना वो कम होती जा रही है और कम होते जा रही है और कम होती जा रही है, इवेंचुअली बॉडी विल कम टू रेस्ट, ठीक है। चलें, फिलहाल के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ओके। हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो से ही स्टार्ट हुआ है। अब जैसे कोई गाड़ी निकली है ना, तो अब जब वो गाड़ी अपने घर से निकली थी तब तो हमने उसको देखना स्टार्ट नहीं करा, हम तो खड़े थे किसी दुकान पे, अब अपने दोस्त से हम बतिया रहे थे, हमारे बगल से गाड़ी सट्ट करके निकली, तब हमने उसको देखा पहली बार। और जब हमने पहली बार उसको देखा, गाड़ी को देखा, तो क्या वो गाड़ी रुकी हुई थी? अरे तुम्हें देखे गाड़ी क्यों रुक जाएगी भाई, वो गाड़ी तो चल रही थी ना। तो वो गाड़ी जब चल रही थी तो ऑब्वियसली जब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन टाइम स्टार्ट हुआ, मतलब जब समय शुरू हुआ, मतलब जब t इक्वल टू जीरो था, तब उस बॉडी के पास वेलोसिटी थी, ठीक है। जीरो इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। वो वाला केस भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं खड़े हो
और आप बस गाड़ी को देखे जा रहे हो, गाड़ी को देखे जा रहे हो, और उतने में कोई आई और उस गाड़ी को लेके निकल ली, तो भैया जब वो तुम गाड़ी को देखे जा रहे थे तब उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी ना, ठीक है, आया समझ के नहीं आया, तो यहाँ पे वही फंडा होता है, यहाँ पे लेकिन जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्टिंग हुई है। देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो ग्राफ भी कॉन्स्टेंटली ऐसे ना इंक्रीज होता हुआ दिखाएगा वाई कोऑर्डिनेट को जहां पर वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है, ओके। Here the slope is less than 90 डिग्री, ऑब्वियसली अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो आपको पता है कि स्लोप के लिए आप ये वाला एंगल लेके चलते हैं, स्लोप के लिए आप ये वाला एंगल लेके चलते हैं जो कि लाइन बनाता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, ओके। एग्जैक्टली आप ही का स्लाइड है भाई, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं चाहो तो भी लो, मैं तो बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेते हुए चला करो, चलो ओके, मूविंग ऑन, डन 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 डन, आगे बढ़ेंगे। When an object is moving with positive constant acceleration, ठीक है, having some initial velocity, सर यहाँ पर भी positive constant acceleration ही था, लेकिन यहाँ पर initial velocity जो थी वो जीरो के बराबर थी, लेकिन यहाँ पर भी positive constant acceleration ही है, लेकिन initial velocity जीरो नहीं है। वही वाला फंडा कि जब हमने बॉडी को देखा पहली बार तो बॉडी वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है, तो उसकी जो भी वेलोसिटी थी दैट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद मैं देखता गया बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती गई, ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं हमेशा स्क्रीन से हट जाया करूंगा ताकि अगर आपको ग्राफ प्रॉपर्ली बनाना है तो आप बना सके, या अगर आपके पास समय नहीं है आप इसको बाद में बनाएंगे तो एटलीस्ट आपके पास एक बहुत ही क्लीन स्क्रीनशॉट रहे, ठीक है, चलो ओके डन। When an object is moving with increasing acceleration, चलो भैया इस बार acceleration जो है ना वो constant नहीं है, इस बार the body is moving with increasing acceleration, ठीक है, ओके, समझ गए हम इस बात को। Having zero initial velocity, then the velocity time graph is a curve OD, ठीक है, अगर तो मेरी बात को फील कर पा रहे हो ना तो ये तो ग्राफ फीलिंग से बन जाएगा। फिजिक्स में क्या है, ज्यादा अगर आप अपने एग्जाम्पल्स ना प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस करें, अगर आपने सोचने का तरीका प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस करेंगे ना तो आपको ये बात फील होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी कि इनिशियली फिजिक्स जो है ना वो लैंग्वेज के हिसाब से जरा टफ लगती है, लेकिन अगर आपने फिजिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ डेली लाइफ में जोड़ लिया, अपना परसेप्शन, इमेजिनेशन, थॉटफुलनेस, जो भी चीजें होती हैं, 10 तरह की चीजें होती हैं, अगर वो आपने बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना शुरू कर दिया ना तो फिर आपको फिजिक्स में क्या है मजा आना शुरू हो जाएगा, एंड दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये क्या है बोझ नहीं लगता है कि ऐसा नहीं कह रहा है भैया फिजिक्स पढ़नी है, फिर क्या इंटरेस्ट आता है, बिकॉज जो आप सोच रहे हो ना वो आप जो भी चीज आप इमेजिन कर रहे हो वो आपको दिख रहा है कि हाँ यार ऐसा ही तो हो रहा है, तो अब जब ये सिंक तालमेल बैठ जाता है ना तो इंसान का क्या है मन खुश हो जाता है, फिर उसको मजा आता है वो काम करने में। वैसे ही यहाँ पे आप देखना क्या हो रहा है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही, वो नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब इंक्रीज एक्सेलरेशन बढ़ती जा रहा है, तो भाई गाड़ी जो है ना उसकी वेलोसिटी कोई ऐसे नॉर्मल तरह से नहीं बढ़ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख क्या हुआ था, बढ़ तो रही है वेलोसिटी लेकिन बहुत नॉर्मल तरह से बढ़ रही है, ठीक है, तो यहां पर भी देख क्या हुआ था, वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन बहुत नॉर्मल तरह से बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन यहां पे बड़ा अबनॉर्मल तरह से बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज हुए जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा है कि भाई आप ना इक्वल टाइम इंटरवल में चेक करेंगे ना तो पहले वेलोसिटी में 10 का चेंज आया था, उसके बाद वेलोसिटी में 15 का चेंज आ गया, उसके बाद वेलोसिटी में उतने ही टाइम इंटरवल में 20 का चेंज आ गया, तो जब वेलोसिटी इतना रैपिडली बढ़ती है ना तो ग्राफ थोड़ा थोड़ा ना टिल्ट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, जो क्या दिखा रहा है, देखो भैया यहां से लेकर के यहां तक मान ले 1 सेकेंड है तो इतना चेंज आया वेलोसिटी में, ठीक है, अब यहां से यहां तक 1 सेकेंड तो इतना और इतना चेंज बढ़ गया, लेकिन अब मैं यहां से यहां तक लूंगा 1 सेकेंड तो भाई इसके करेस्पॉन्डिंग ये वेलोसिटी है और इसके करेस्पॉन्डिंग ये वेलोसिटी है, काफी बड़ा चेंज आना शुरू हो गया। अब अगर मैं 1 सेकेंड और ले लेता हूं इसके करेस्पॉन्डिंग तो ये वेलोसिटी है, तो भाई और भी बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो चुका है वेलोसिटी में, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे पीले कलर से रंगोली बनाई थी उसको मैं हटाता हूं और अब आप जरा ये साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतरीन रहेगा, हो गया, चले ओके, इमेजिनेशन, ठीक है। When an object is moving with constant negative acceleration मतलब रिटार्डेशन मतलब डिसेलरेशन, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है ना वो लगातार डिक्रीज हो रही होगी, और ऐसे केस में फिर होता क्या है कि इवेंचुअली बॉडी आपको कहीं ना पड़ी हुई दिखाई देगी, रुकी हुई दिखाई देगी, ठीक है, तो an object is moving with constant negative acceleration, रिटार्डेशन बोल ले,
डिसेलरेशन बोल ले, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जो इनिशियली थी ना वो पॉजिटिव थी, फिर वो कम होना और कम होना शुरू हो गई। देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन EF एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे स्लोप जो है ना वो 90 डिग्री से ऊपर होगा भाई। यहाँ पे तुम देख लो ना, यहाँ पे जो स्लोप है कुछ इस तरह, ये जो स्लोप है ये ऑब्वियसली 90 डिग्री से बड़ा है। ये देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई टॉप लेवल चीज नहीं सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, तुरंत से पहले 3 2 1 रेडी गो, डन 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 भाई, हो चुका है। चलो अगले वाले पे कूदेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी तो ग्राफ आ जाएगा y एक्सिस पे नीचे की तरफ, ठीक है। नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी मतलब ग्राफ आ जाएगा y एक्सिस पे नीचे की तरफ। यूजुअली इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव कैसे केसेस में देखने को मिलती है, जब ना बॉडी की वेलोसिटी अगर राइट डायरेक्शन में है लेकिन बॉडी का मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में उस इनिशियल वेलोसिटी को आप कह देंगे कि वो नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। मान लो एक बहुत ही सस्ता सुंदर और टिकाऊ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक मान लो एक एयर बलून है, ठीक है। अब वो एयर बलून के नीचे एक बक्सा लगा हुआ है और बक्से में मान ले कि पत्थर है, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि एक एयर बलून है, उसमें क्या बक्सा लगा हुआ है नीचे की तरफ, और उस बक्से में क्या है कि एक मान ले स्टोन है, ठीक है, और बक्से में छेद भी है। तो अब क्या ये बलून जा रहा है ऊपर की तरफ, जब ये बलून जा रहा होगा ऊपर की तरफ तो पूरे सेटअप की ना इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, लेकिन अब इस बक्से में छेद था तो वो जो पत्थर था वो नीचे की तरफ टपक गया। तो पत्थर टपका है नीचे की तरफ, लेकिन एवरीबॉडी नोस कि पत्थर अभी टपका है नीचे की तरफ, लेकिन इस पूरे सेटअप के पास इनिशियल वेलोसिटी पहले कहां पे थी, ऊपर की तरफ। तो इस केस में ना आप एक बात ले सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को आप इसमें ले सकते हैं नेगेटिव, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे नेगेटिव ले ली और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है विद starting from negative initial velocity, तो ग्राफ went something like this, it's as simple as that। जल्दी इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन आपको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, ओके। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है ना तो बॉडी का पोजीशन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना तो अगर 1 सेकंड में 10 मीटर का पोजीशन ट्रैवल कर रहा है तो अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर का ही पोजीशन ट्रैवल करेगा, उसके बाद वाले 1 सेकंड में भी 10 मीटर का ही पोजीशन ट्रैवल किया जाएगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, शब्दों पे जाइएगा, जरा शब्दों पे जाइएगा, भावनाओं को भी समझिएगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो भाई पहले 1 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर ट्रैवल करा, अगले 1 सेकंड में 10 नहीं 20 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर अगले 1 सेकंड में 20 नहीं 30 मीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि हर 1 सेकंड में बॉडी का पोजीशन कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है, हर 1 सेकंड में बॉडी का पोजीशन कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान ले कोई इंसान है, उसकी 1 साल में जो इनकम आ रही है ना वो आ रही है 12 लाख, ठीक है। अब होता है क्या है कि अगले साल उसको इंक्रीमेंट वगैरह मिला तो उसकी जो सैलरी है ना वो मान ले हो गई 15 लाख। तो लोग क्या सोचते हैं कि हाँ एवरेज लेके चलेंगे तो 1 साल में 3 लाख का इसको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज आ गया, ठीक है, तो मतलब ऐसा कि लोग सोच रहे हैं कि अब कितना होगा, 12 के बाद हुआ 15 तो होना चाहिए 18, पर भाई उसने खेल लिया, उसका तो 20 हो गया। अब लोग सोच रहे हैं कि भाई 20 के बाद कहां जाएगा, देखो 5 का इंक्रीज हुआ है तो फिर अब 25 होना चाहिए, भाई वो और खेल गया, अगले साल उसने और तरक्की कर ली, 30 लाख के पैकेज पे आ गया वो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये कोई ऐसा यूनिफॉर्म इंक्रीज थोड़ी ना है, आप इसमें जस्ट थोड़ी कर पा रहे हो कि इतने ही रेट से बढ़ रहा है, अरे भाई उसका बढ़ते ही जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि पोजीशन ना टाइम हल्का चेंज हुआ, पोजीशन काफी बढ़ गया, टाइम उतना ही मैंने और चेंज करवाया, पोजीशन और भी ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे ना ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो दरअसल झुकना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ओके, गुड। अब आ जाओ, when an object is moving with negative acceleration then the position time graph is a curve CD as shown। when an object is moving with negative acceleration का मतलब क्या हो गया, कुछ तो कहो
एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन, ठीक है, डिसेलरेशन। देन द पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ कर्व CD एज शोन इन द फिगर। भाई साहब CD वाला कर्व कैसा है देख लो भाई, ठीक है। अब इसका पोजीशन का रेट ऑफ चेंज जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, इनफैक्ट बहुत कम अमाउंट से पोजीशन चेंज होगा। तो धीरे धीरे समय का पहिया चलता है, समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन जो है ना वो उतना चेंजेस नहीं दिखा पा रहा है बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन इन द बॉडी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, चलें, ओके गुड। अगले बारे में किसके बात हो रही है बेटा, यहां पे हो रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब ये हो गया है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है। अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो आप सब लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट हो गई है। कई लोग सोच लेते हैं कि शायद बॉडी रुक गई है, अजी हाँ, बॉडी नहीं रुकी है, बॉडी नहीं रुकी है, जबकि उसकी वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो बॉडी का पोजीशन तो चेंज होगा और बॉडी के पोजीशन में आने वाला चेंज बहुत ही यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है भाई, धीरे धीरे इत्मीनान से वेलोसिटी बढ़ रही थी, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो पोजीशन तो बॉडी का आगे और आगे और आगे तो लीनियरली बढ़ गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके इसको रफा दफा किया जाए। क्लियर, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो ओके, बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे। सवाल आ गया आपके सामने, सवाल। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू v नॉट gt प्लस हाफ ft स्क्वायर, ठीक है। लिख लूं क्या, v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस gt, लिख ही लेता हूं उसको, है ना। v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस gt प्लस, अगर मुझे सही याद है तो हाफ ft का स्क्वायर था। अगर मेरे को सही याद है तो हाफ ft का स्क्वायर था, बिल्कुल सटीक बात है। इसका पोजीशन x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0, और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स, ठीक है। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक है भाई। एक बात अपन सब लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पे मिलता है वेलोसिटी, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने से मिलती है वेलोसिटी तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने से मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में। इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा एक बात जरा गौर करते हुए चलें क्या, डिस्प्लेसमेंट को ना इस दफा x बोल के रखा है तो अपन x लिख लें, चलेगा आपको। इंटीग्रेशन अब करेंगे इसका, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलना कैसे होगा इसमें पूरा कार्यक्रम। जब टाइम इक्वल टू 0 था डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, ठीक है। जब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, कुछ तो हो ही गया होगा, ठीक है। x बोल लेते हैं उसको, या फिर उसको ऐसे ही बोलने क्या, यार देखो मेरा तो मन कर रहा है कि s बोल लेता हूँ, ठीक है। हालांकि सवाल में x के टर्म्स में गिवन है, लेकिन फाइनल आंसर में तो आई कैन ऑब्वियसली कोट इन टर्म्स ऑफ s, ठीक है। चले, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, अच्छा ये x टाइम्स dx, इसको अपन एक पूरा स्टेप वाइज कर दूं मैं तुम्हारे लिए, 2 मिनट सुनते हुए चलना। डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो मिलता है वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v टाइम्स dt। तो अब इसको जैसा अपन इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v टाइम्स dt, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम की लिमिट क्या है, देखो 0 से लेकर के 1। जब 0 था तो डिस्प्लेसमेंट जो था ना वो था 0 के बराबर। जब अपने पास डिस्प्लेसमेंट, जब अपने पास टाइम 1 हो गया, डिस्प्लेसमेंट s के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा 0 से लेकर के s तक। उसके बाद v क्या था अपने पास, भाई साहब इसको पूरा लपेटे कर दो इंटीग्रेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट dt प्लस क्या हो जाएगा, g को बाहर निकाल लेना, इंटीग्रेशन ऑफ t dt प्लस एक काम करना बेटा, हाफ f को बाहर निकाल लेना, मतलब f/2 को बाहर निकाल लेना। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर dt का हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप लिमिट्स विमिट्स लगाना शुरू कर दो भाई। 0 से लेकर के 1 तक का है, 0 से लेकर के 1 तक का है, 0 से लेकर के 1 तक का है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो ds का इंटीग्रेशन हो चुका था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का मौका आ चुका है, तो बस वही होगा, s माइनस 0 करेंगे तो s बचेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे v नॉट को बाहर निकाल लेना, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में, g को बाहर निकाल लेना तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा f/2
टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। लोअर लिमिट से अपर लिमिट, बस बात ही खत्म हो गई भाई, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ये 0 लिखा था बेटा हमने, 0 और ये क्या हो जाएगा 1, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वी नॉट भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही ना बचेगा, g बाई 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1 ही बचेगा। उसके बाद f बाई 6 बन जाएगा और 1 का क्यूब करना पड़ेगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा v नॉट प्लस क्या हो जाएगा g बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा f बाई 6। इट्स एज सिंपल एज दैट, फाइनल कंप्लीट आंसर। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको लेके चलेंगे इसके ठीक अगले वाले सवाल की तरफ। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आता। 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर, सुपर डन, बहुत शानदार। चलो भाई साहब क्वेश्चन भी करवाते हुए चल रहे हैं इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंदर। ठीक है, फुल फोकस फुल फ्लो में चलते हुए चल रहा है। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। लिख लें टी क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 6t का स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 3t प्लस का 4। ठीक है, सवाल के अनुसार यहां पे क्या हो रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा, तो बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है जब बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो गया। भाई निकालना क्या है, निकालना है वेलोसिटी। कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो हो चुका है 0 के बराबर। तो अपन एक काम करें, पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन, पुट करते हैं इक्वल टू 0। तो भाई अब यार रास्ते में पहले अपन को निकालना पड़ेगा वेलोसिटी। क्यों निकालना पड़ेगा वेलोसिटी, क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो बीच में निकालना पड़ेगा वेलोसिटी। कैसे, एक बार डिफरेंशिएट मारो वेलोसिटी, एक और बार डिफरेंशिएट मार दो एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, मारा इसको अपन ने डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा 3t का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12t प्लस का क्या हो जाएगा 3, 4 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ये आ गया अपने पास वेलोसिटी। नाउ अब अपन निकालते हैं एक्सेलरेशन। भैया ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा कि भैया वेलोसिटी जो आपको मिली ना उसको भी मार दो डिफरेंशिएट। ठीक है, तो 3t का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t माइनस क्या हो जाएगा 12। अब एज पर द क्वेश्चन सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 देयरफॉर 6t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 6t इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकेंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आया समझ, आया समझ आया। तो टाइम कितना हो चुका है बेटा 2 सेकेंड्स। अब आपको क्या निकालना था, फाइंड द वेलोसिटी मेरे ख्याल से, जी हाँ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना है। नाउ वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई थी बेटा, वो कहाँ गई वेलोसिटी, 3t का स्क्वायर माइनस 12t, 3t का स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का था 3। तो अब यही वेलोसिटी अपन निकालेंगे t इक्वल टू, भूल गया भैया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। ओके ओके ओके, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे निकालेंगे। तो भाई अब अपने पास क्या बचने वाला है, कुछ नहीं करना, बस t की जगह पे 2 पुट कर देना। तो v इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस का 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस का 24 प्लस का 3। ठीक है, तो कितना माइनस 12 प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको लेके चलते हैं अगले वाले कंटेंट की तरफ। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, डन 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 डन। चलो ओके, बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। आगे बढ़ेंगे इसके। अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अगर किसी एक बॉडी से पूछी जाए कि भैया दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या है, तो इस केस को कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, विच मींस किसी एक बॉडी की वेलोसिटी की जांच पड़ताल करना किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आप बैठे हैं, आपके सामने कोई भी बैठा या बैठी हो सकती है। अब ट्रेन तो लगातार चली जा रही है, लेकिन आपका ध्यान खिड़की के बाहर नहीं है, आप अंदर का भी देख रहे हो कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं है, बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है, तुम समझ रहे हो लेकिन मेरी बात। ठीक है, तो अब आपके रिस्पेक्ट में वो जो आपके फेलो पैसेंजर हैं या जो आपकी फेलो पैसेंजर हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो मूव कर रही हैं? जी नहीं, आपके लिए वो स्टैटिक है। आपके तो आसपास का पूरा क्या है, समय ही थम गया होगा। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ उनकी बात की जाए तो
स्टैटिक है वो, ठीक है। अगर उनके रिस्पेक्ट में पूछा जाए आपके बारे में तो उनको भी लग रहा है कि आप भी रुके हुए हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, आसपास का पूरा समा भी रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या अगर आप बाहर खिड़की के देखेंगे, अगर आपको फुर्सत मिली, अगर आपने खिड़की के बाहर एक नजर झांक लिया तो जो आसपास की चीजें हैं तब आपको गति समझ में आएगी गाड़ी की, ठीक है। अभी तो क्या है कि पूरा मौसम रुक गया था, पूरा माहौल रुका हुआ लग रहा था आपको, लेकिन जैसे आपने खिड़की के बाहर देखा तो सट 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 खंबे निकल रहे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं खेतों में, सब दिख रहा है आपको वहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया कि आप उनके रिस्पेक्ट में स्टैटिक, उनके मतलब किनके, जो ट्रेन में बैठे हैं आपके फेलो पैसेंजर, ठीक है। तो आप उनके रिस्पेक्ट में स्टैटिक हैं, आपके फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आप खुद स्टैटिक हैं। लेकिन अगर आप खिड़की के बाहर देखेंगे तो हर चीज़ जो है ना वो मूव करती हुई नजर आएगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई मेरी रिलेटिव वेलोसिटी उनके रिस्पेक्ट में 0 है, लेकिन जब मैं बाहर देखूंगा ना तो मुझे समझ में आएगा कि भाई मैं खुद भी मूव कर रहा हूँ। तो मतलब उन वो भागते दौड़ते बच्चों के रिस्पेक्ट में तुम्हारी वेलोसिटी बहुत तगड़ी है भाई, वो बोल रहे हैं कि देखो भैया ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो ट्रेन जा रही है मतलब बच्चों को पता है कि ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है। तुमको भी लगा कि वो छूट गया, बच्चे पीछे बहुत पीछे थे वो आम की पेड़ के पास, ठीक है। तो तुमको पता है कि भाई उसकी वेलोसिटी कुछ और थी, लेकिन अब ये वेलोसिटी का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है ना यार। एक वो जो बच्चा भाग रहा है उसको तुम बोल रहे हो कि वो तो मूव कर रहा है, लेकिन वो बच्चा बोल रहा है कि तुम मूव कर रहे हो, लेकिन तुम तुम्हारे फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हो, तुम्हारे फेलो पैसेंजर तुम्हारे रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ना ये रिलेटिव वेलोसिटी है, किसी और इंसान से किसी दूसरे इंसान की वेलोसिटी पूछी जा रही है, ठीक है। आया समझ, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल सुनते हुए चलना। जब दो गाड़ियां मूव करती हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दो गाड़ियां मूव करती हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मान लो इस कार में तुम खुद बैठे हुए हो और मान लो इस कार से कोई समझो मान लो मैं निकला, ठीक है। अब अगर ऐसे तुम निकल रहे हो, क्रॉस ऐसे कर रहे हो तुम, ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या लगेगा कि भाई यार जो वो गाड़ी गई ना बगल वाली कितनी तेज गई है, जबकि असलियत में क्या हुआ था, तुम्हारी स्पीड और उसकी स्पीड दोनों की स्पीड मिल गई, तब जाकर के तुम्हारे सामने आया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अभी बस तुम्हारे दिमाग में बस मैं ये सीड प्लांट कर रहा हूं कि जब दो बॉडीज मूव करती हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो लगता है कि भाई गाड़ी बहुत सन्नाटे हुए निकल गई है, ठीक है। लेकिन जब वही दो गाड़ियां जब मूव कर रही होती हैं इन द सेम डायरेक्शन तो पता है क्या होता है, अब तुम लहराते हुए जा रहे हो हाईवे पे, ठीक है, तुम्हारे बगल में भी एक कार है वो भी एकदम लहराते हुए जा रही है हाईवे पे, तुम दोनों की स्पीड मान लो एकदम 80 पे चल रही है, ठीक है। हाईवे के लिए 80 की स्पीड काफी है, तो 80 पे तुम्हारी स्पीड पे गाड़ियां चल रही हैं। तुमको लगा कि यार बाजू वाली कितनी स्लो चल रही है, बाजू वाली को लग रहा है कि भाई तुम कितने स्लो चल रहे हो, लेकिन द थिंग इज दिस कि तुम दोनों बहुत फास्ट चल रहे हो, बट सिंस सेम डायरेक्शन में चल रहे हो ना तो फिर तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना वो माइनस हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करोगे तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं ये चाहूंगा यहाँ पे जो फंडा लिखा हुआ है एक बार जरा आप उसको नोट करते हुए चलें, ठीक है। पक्का 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 ये वाला फंडा आया समझ। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज देन द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी इज कॉल्ड एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज द वेलोसिटी विथ विच वन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी मूविंग, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि यार बी वाली गाड़ी की वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे ऑपोजिट गोइंग केस में मैं अगर बोल दूं कि यार दूसरी वाली जो बॉडी गई ना उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है, तो वो असलियत में 100 किलोमीटर पर आवर नहीं है। वो हुआ कैसे, वो मुझे लगा कैसे, क्योंकि मेरी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी ऐड हो गई। फिर कभी मुझसे कोई पूछे कि अरे वो जो गाड़ी गई थी रात में तुम्हारे बाजू से उसकी स्पीड क्या थी, मैं बोलूंगा भैया बहुत स्पीड में गया था वो। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, ठीक है। ये वाला फंडा है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो बेटा। चलो ठीक है फिर, बहुत शानदार। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किसी एक बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर पूछी जाए तो उसे कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। इसमें आंसर जो है ना वो सामने वाला बंदा ना चाह करके भी गलत आंसर दे बैठता है यार, ठीक है। मैं गया यहाँ से 60 किलोमीटर पर आगे की स्पीड से, ठीक है, या ये तुम थे ना भाई, ठीक है, तुम जा रहे हो यहाँ से मस्त मान लो मतलब 60 किलोमीटर पर आगे की स्पीड से, ठीक है। मैं जा रहा हूँ बढ़िया एकदम लहराते हुए 30 किलोमीटर पर आगे की स्पीड से। मेरी स्पीड तुम्हारी स्पीड की आधी है यार, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछा कि यार वो जो गाड़ी में सर गए उनकी स्पीड क्या थी, तुम बोलोगे भैया बहुत तेज गया, वो तो 90 किलोमीटर पर आगे की स्पीड से गए होंगे, ठीक है। असलियत में क्या करा, तुम्हारा इंटेंशन
इंटेंशन मुझे फंसाने का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। क्यों? बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटीज अगर निकालते हैं अपन ऑपोजिट डायरेक्शन जाने वाली बॉडीज में, तो वो प्लस हो जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो okay, moving on. When the two objects are moving along parallel straight lines in the same direction, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं बॉडीज और पैरेलल स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, तो फिर क्या होता है, उसका डिफरेंस निकलता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। और ये लिखने का तरीका सीख जाओ बेटा, ये लिखने का तरीका जो है ना वो सीख जाओ। अगर VAB कहीं लिखा हुआ है तो इस VAB का मतलब क्या होता है, इस VAB का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी। इस VAB का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, A की, किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर आपसे VAB पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, A की, किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर कौन है बेटा, है ना, अगर ऑब्जर्वर कौन है, अगर A की वेलोसिटी पूछी है बट अगर B के रिस्पेक्ट में पूछी है, तो दिस B इज द ऑब्जर्वर, दिस B इज द ऑब्जर्वर। अब क्या होता है, एक बेसिक फंडा होता है भाई, कि अगर आपने A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में पूछ ली है ना, तो ये B अपने पास ऑब्जर्वर हो चुका है। अब इसको निकालने का तरीका कैसे होता है, मतलब ये डिफरेंस आया तो आया कैसे, मैंने क्या सिखाया बेटा, कि जब बॉडीज मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो उसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल वेलोसिटीज का डिफरेंस ले लेना। लेकिन भाई हम रट कैसे लें, हमें कैसे पता कि डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, तो उसके अप्रोच को जरा समझते हुए चलेगा। और अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि इसका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है जो मैं दूंगा अभी, ठीक है, वो आपके दिमाग में क्लियरली बैठना चाहिए। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप किसी की वेलोसिटी निकालते हो किसी और के रिस्पेक्ट में, तो फिर जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो ऑब्जर्वर है। तो बस एक काम कर लो बेटा कि ऑब्जर्वर को कर दो एट रेस्ट पे। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑब्जर्वर को कर दीजिए एट रेस्ट पे। और अगर आपने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करा, तो जिस वेलोसिटी को मार के आपने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे करा है, उसी वेलोसिटी को पहली वाली बॉडी पर भी मार देना। अब पहली वाली बॉडी के पास दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, उसका रिजल्टेंट निकाल लो, वही हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। भाई अब तुमको ये बात ना अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज मेरे ख्याल से अभी तुम्हारा ना हवा उड़ गई होगी। ठीक है, ध्यान दो, रिलेटिव वेलोसिटी A की निकालनी है B के रिस्पेक्ट में। पूरा बताते हुए चल रहा हूं बेटा, पूरा मतलब पूरा बताते हुए चल रहा हूं, सुनना अच्छे से। रिलेटिव वेलोसिटी A की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू B। और यहां पे सबसे प्यारा काम क्या हो रहा है, सबसे प्यारा काम यहां पे ये हो रहा है कि सेम डायरेक्शन है। सबसे प्यारा काम तो यहाँ पे ये हो रहा है कि भैया दोनों बॉडी जो है ना वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तब क्या होगा, तो जरा गौर करें क्या होगा तब। देखो, जैसे मान लो कि अब ये A वाली बॉडी है, ये है A वाली बॉडी, ये इस तरफ जा रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, VA के बराबर। और ये है B वाली बॉडी, ये इस तरफ जा रही है सेम डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी क्या है, VB के बराबर। अब अगर आपको निकालना है A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, तो B वाला हो गया ऑब्जर्वर। अगर B ऑब्जर्वर है तो आपको B को रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यार, वो तो बॉडी निकल चुकी है हाथ से, उसको तुम रोक थोड़ी पाओगे, लेकिन ऑन पेपर रोक सकते हो। कैसे, अगर यहां पर वेलोसिटी VB थी, अगर आपका मंशा ये है कि आप इस B वाली बॉडी को रोक लें, ठीक है, रोकने के पीछे का इंटेंशन क्या है बेटा, A की वेलोसिटी निकालनी है B के रिस्पेक्ट में, तो B इज द ऑब्जर्वर ना। तो ऑब्जर्वर अगर रोका रहेगा तो क्या है कि इत्मीनान से वो मेजर कर पाएगा पूरा। ठीक है, तो इसको अपने रोकने के लिए क्या कर दिया, पीछे एक वेलोसिटी मार दी VB के बराबर। ठीक है, जो नया कंस्ट्रक्शन करा है वो मैं ये प्यारे से कलर से कर रहा हूं, और जो लिटरली हो रहा था उसको अपन ने व्हाइट से करके रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है बेटा, A के पास क्या है, सुनो 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 सुनो, गलती नहीं बेटा, गलती नहीं सहेंगे अपन। ठीक है, तो यहां पर A की वेलोसिटी क्या थी, VA के बराबर। अब क्या हुआ कि जिस वेलोसिटी को सुपर इंपोज करके आपने B को रोकने की कोशिश करी है, जिस वेलोसिटी को सुपर इंपोज करके आपने B को रोकने की कोशिश करी है, वही वेलोसिटी आपको A के ऊपर भी सुपर इंपोज करना पड़ेगा, ताकि पूरी कहानी में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ठीक है, तो अब हो क्या गया कि बेटा ये B वाली बॉडी आ गई एट रेस्ट। ठीक है, देयरफॉर B वाली बॉडी आ गई है एट रेस्ट। अगर B वाली बॉडी रेस्ट पे आ गई है, तो अब A वाली बॉडी पे जरा गौर किया जाए, इसके पास दो तरह की वेलोसिटी है, VA है और VB है। तो अब VB कहां जा रही है बेटा, पीछे की तरफ जा रही है। A वाली बॉडी के पास दो तरह की वेलोसिटी होगी ना, एक तो VA हो गई खुद की वेलोसिटी, और VB हो गई एक पीछे वाली वेलोसिटी। तो अब ये इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट आप निकाल लोगे ना, तो वो रिजल्टेंट होता है A की रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब अगर आप A पे फोकस करें, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज, इज द
resultant of two velocities possessed by body A is the resultant of two velocities possessed by body A is the resultant of two velocities possessed by body A। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आप इस A वाली बॉडी को देख करके ना बहुत ही शानदार तरह से कह सकते हैं कि A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। और रिजल्टेंट क्या होगा सर? VA माइनस VB। रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? VA माइनस VB। कोई दिक्कत वाली बात अपने को यहां तक नहीं है। तो जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे इसके अगले वाले पड़ाव की तरफ। हो गया? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई, बहुत शानदार, एक तरफा, जबरदस्त। ठीक है, चले, ये वाला फंडा अपना पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या है? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस बार अपन करेंगे अबाउट ऑपोजिट डायरेक्शंस की बात। ठीक है, किसकी बात करेंगे अपन इस बार? अब बात करेंगे अपन रिलेटिव वेलोसिटी ए की निकालेंगे बी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी ए की निकाल देंगे बी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन 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 इस दफा जो डायरेक्शन है ना वो हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देख के रखा था कि जब सेम डायरेक्शन में बॉडीज मूव कर रही हैं, हमने क्या देख के रखा था कि जब सेम डायरेक्शन में बॉडीज मूव कर रही हैं तो वहां पे हो जाता है वो क्या? डिफरेंस आता है, दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस आता है। बट हम क्या देखने वाले हैं कि जब बॉडीज मूव करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी जब मैं दोनों की वेलोसिटीज को ऐड अप कर दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलें भाई, रिलेटिव वेलोसिटी अब निकाल के दिखाते हैं। ऑपोजिट है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो यार ये ए वाली बॉडी है, ये इस तरफ मूव कर रही थी विथ वेलोसिटी VA। ठीक है, और ये बी वाली बॉडी है, ये पीछे की तरफ मूव कर रही थी विथ व्हाट वेलोसिटी? विथ वेलोसिटी VB। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब ये करना है कि आपको ए की निकालनी है वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो आपको ऑब्जर्वर को ना रोकना पड़ता है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं बेटा, और बहुत ही प्यार से देख चुके हैं कि अगर आपको ऑब्जर्वर को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा। सुनो, ए की वेलोसिटी राइट में हो चुकी है, बेफिक्र रहो, और बी वाली बॉडी की वेलोसिटी पीछे की तरफ आ चुकी थी VB। अब क्या? ए की वेलोसिटी निकालनी तो है बी के रिस्पेक्ट में। अब ए की वेलोसिटी निकालनी तो है बी के रिस्पेक्ट में। तो अब यार ये बी वाली बॉडी को रोकना पड़ेगा ना। तो ये बी वाली बॉडी को रोकने के लिए एक काम करो, बस बी वाली बॉडी को रोकने के लिए बस एक वेलोसिटी VB मार दो उस पे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और जो काम आपने बी पर करा है वही काम ए पर भी तो करना पड़ेगा ना। वही काम ए पर भी तो करना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अब क्या होता है? अब ना जो ए वाली बॉडी है इसके पास दो तरह की वेलोसिटी हो गई है। जरा गौर फरमाएं आप, ये जो ए वाली बॉडी है इसके पास दो तरह की वेलोसिटी हो गई है। एक वेलोसिटी VA तो थी ही, और एक वेलोसिटी आकर के नई नवेली ऐड भी तो हो गई है VB के बराबर। तो अब इस बॉडी ए के पास दो तरह की वेलोसिटी है, VA प्लस VB, और रिजल्टेंट जो निकलता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी जब ए की निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में तो वो रिजल्टेंट ही तो होता है। Resultant of two velocities possessed by body A. Resultant of two velocities. This is equal to the resultant of two velocities possessed by. Resultant of two velocities possessed by body. Body what? Body A. That is ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी बेटा? अब सुनते हुए चलो, कहानी खत्म हो चुकी है। ए वाली बॉडी, अरे रे, ए वाली बॉडी के पास दो तरह की वेलोसिटी है, VA और VB, दोनों काम कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये VA प्लस VB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये VA प्लस VB हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अभी हमने क्या चीज सीख ली बेटा कि अगर बॉडीज मूव कर रही होती है इन द सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी निकलता है इंडिविजुअल वेलोसिटीज का डिफरेंस निकाल करके। ठीक है, लेकिन अगर बॉडीज मूव कर रही होती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी निकलती है इंडिविजुअल वेलोसिटीज का एडिशन निकाल करके। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी 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 पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो, इस पर बेस्ड अपन एक छोटे मोटे एग्जांपल्स भी देख लेंगे तो कहानी जो है ना वो शानदार तरह से क्लियर हो जाएगी और ये चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा आपके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंदर। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? If the two objects are moving in the same direction, ठीक है, then the magnitude of relative velocity of one object with respect to another object is equal to the difference in the magnitude of the individual velocities। ठीक है, अगर मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस निकालना पड़ता है, मतलब VA माइनस VB करना पड़ता है।
अगर बॉडीज मूव कर रही होती हैं सेम डायरेक्शन में तो फिर डिफरेंस निकालना पड़ता है, मतलब VA माइनस VB करना पड़ता है। एक ये स्टेटमेंट 1 है, समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। इसका उल्टा यहां देख लो, अगर दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी जो मिलता है ना वो ऐड करके मिलता है। कैसे मिलता है? ऐड करके। तो इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर इंडिविजुअल वेलोसिटीज। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन सम कर दीजिए, सेम डायरेक्शन डिफरेंस ले लीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। Two cars are moving in the same direction with the same speed of 30 km/h at a distance of 5 km from each other. ठीक है, ओके। तो a third car moving in the opposite direction meets these two cars at an interval of 4 मिनट्स के। ठीक है, find the speed of this third car. ओके, अब इस पूरी कहानी को ना समझाने के लिए मैं आपके सामने एक दृश्य प्रस्तुत करता हूं, जरा गौर फरमाएंगे इसके ऊपर तो मजा आ जाएगा। ठीक है, जरा गौर फरमाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या है कि दो कार है जो कि ट्रैवल कर रही है सामने की तरफ। ठीक है, दो कारें हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं, मान लो इस तरफ जा रही हैं, सामने राइट जा रही है, राइट। ठीक है, अब ये अपन ने बनाया इसके टायर बहुत ही प्यारे से, बहुत ही एकदम लैविश कार है ये। ठीक है, बहुत एकदम लैविश कार है ये, जाने दो भैया, हमें क्या उससे, जाने दो। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना वो मेरे ख्याल से गिवन है एज 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों कार का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो अपने पास गिवन है एज 5 किलोमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 5 किलोमीटर। ठीक है, और दोनों की स्पीड क्या है? 30 km/h, 30 km/h। ठीक है, तो ये जो A वाली कार है और ये जो B वाली कार है दोनों आगे ही मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 30 km/h। ये भी इस तरफ गया 30 km/h की स्पीड के साथ, और ये बी वाली बॉडी भी इस तरफ मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ? 30 km/h की स्पीड के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अपने को यहां तक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अ थर्ड कार मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मीट्स दीज टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द थर्ड कार। ठीक है, तो यहाँ पे एक तीसरी कार है बेटा जो कि एकदम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, थर्ड कार जो है वो इसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। कार को देख के तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना भाई साहब कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इतने प्यार से बनाया मैंने इसको। ठीक है, तो ये वाली कार जो है ना वो इस तरफ भग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी स्पीड क्या है वो स्पीड नहीं पता, लेकिन प्यारी बात क्या है कि पहली वाली कार मतलब बी वाली कार और ए वाली कार से मुलाकात तो होगी सी वाली कार की, और उसमें लग रहे हैं 4 मिनट। ठीक है, इसका मतलब पहले जो सी वाली कार है ना वो जा रही है तो उसने अपने बी वाले भाई को हाई बोला, उसके बाद 4 मिनट के बाद उसको अपना ए वाला भाई मिल रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 4 मिनट का ही समय अंतराल यहाँ पे देके रखा हुआ है, फाइंड करनी है आपको स्पीड ऑफ द थर्ड कार। ठीक है भाई, जरा ध्यान देना, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां मल्टीपल बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट है तो रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। किसकी? रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी तो है सी की, तो अब ये सी के निकाल दो विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल दो या फिर बी निकाल दो, एक ही बात रहेगी। क्यों? या सी और बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों में एक की स्पीड भी, एक की स्पीड 30 km/h। सी या ए को देख लो, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन, एक की स्पीड भी और एक की स्पीड 30 km/h। सेम सिनेरियो बैठ रहा है, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो। ठीक है, टाइम क्या अपने पास? 4 मिनट का, तो भैया उसको अपन ने पहले तो घंटों में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अगर 4 मिनट का समय था तो उसे अपन ने घंटों में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी रिलेटिव स्पीड आए ना वो आ जाए km/h में, बिकॉज वैसे भी कार की स्पीड मीटर/सेकंड में अच्छी नहीं लगती। ठीक है, चलो 4/60 मतलब ये अपने पास आवर्स में कन्वर्ट हो चुका है। रिलेटिव डिस्टेंस मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर का है। जी हाँ, 5 किलोमीटर का है। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, सी की निकालनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो या तो सी के निकाल लो ए के रिस्पेक्ट में या फिर सी के निकाल लो बी के रिस्पेक्ट में, दोनों ही सेम है भाई, दोनों ही सेम है। ठीक है, सी के निकाल लो ए के रिस्पेक्ट में या सी के निकाल लो बी के रिस्पेक्ट में, दोनों ही सेम है। अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 4/60, 5 भाई जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो फिर आप वेलोसिटीज को जो है ना ऐड कर देते हो। ठीक है, सही जा रहा हूं, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? v प्लस
60 नहीं है 30 है, v प्लस 30 इज इक्वल टू 300/4। सही जा रहा हूँ, बेहतरीन जा रहा हूँ, बेहतरीन जा रहा हूँ। तो v प्लस 60 नहीं 30, v प्लस 30 इज इक्वल टू 300 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो v प्लस 30 इज इक्वल टू, भाई 150 का भी आता 75 किलोमीटर पर आवर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 माइनस 30 मतलब 45 किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से ये इतनी प्यारी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मेरे ख्याल में इतनी प्यारी सी बात आपको बेहतरीन तरह से क्लियर हो गई होगी। तो बेटा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स हैं वो करवाते हुए चल रहा हूं, जो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। ये वाला फंडा क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, ओके गोइंग गुड। अब आते हैं इसके अपन अगले वाले सवाल की तरफ। एक और सवाल होगा इसमें, जी हाँ। 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है। एक बात समझ लो, ये ट्रेन 100 मीटर लंबी, ये ट्रेन भी 100 मीटर लंबी। अगर ये ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो भाई पहले तो इसको 100 मीटर खुद का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद का 100 मीटर भी ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर तरह से उसको क्रॉस कर ले, ठीक है। अच्छा, अगर दो कार जो है ना, अगर दो ट्रेन जो है, अगर वो मान लो ओवरटेक कर रही है, ठीक है, तो पहले इस वाली ट्रेन को 100 मीटर बराबर पे आने के लिए चाहिए और फिर 100 मीटर खुद की लेंथ को बाहर निकालने के लिए भी तो चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि आप ओवरटेक करो सेम डायरेक्शन या क्रॉस ओवर करो ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों में जो डिस्टेंस होगा ना वो दोनों ही ट्रेन के लेंथ को ऐड करके आएगा। यहां पे एक ट्रेन की लेंथ है 100, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हो रहा है, वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकंड्स, ठीक है। तो ओवरटेकिंग हो रही है सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड्स में। लिख लें अपन इसको, तो ओवरटेकिंग हो रही है केवल और केवल 20 सेकंड्स में। ओवरटेकिंग हो रही है केवल और केवल 20 सेकंड्स में। तो टाइम क्या होता है, टाइम अपने पास 20 है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 200 और स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड के लिए अपन को एक काम करना पड़ेगा। ओवरटेकिंग जो होता है ना, वो ओवरटेकिंग तभी पॉसिबल है जब सेम डायरेक्शन में चल रही हो गाड़ियां। ओवरटेक अपन कैसे करते हैं भैया, सेम डायरेक्शन में जाने पे तो करते ना ओवरटेक। तुम ऐसे में कर लोगे क्या ओवरटेक, नहीं ना, तुम ऐसे ही करोगे ना ओवरटेक, हालांकि कभी करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपने पास क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओवरटेकिंग सेम डायरेक्शन में हो रही है, तो भैया एक काम करते हैं, पहले वाली बॉडी की वेलोसिटी को u मान लेते हैं और दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी को v मान लेते हैं। और यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन में हो रही है तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं करवा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। कहाँ लिखवाया था सर, यहाँ पे, कि अगर बॉडीज मूव करती है ना इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड जो है रिलेटिव वेलोसिटी का वो ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और अगर बॉडीज मूव कर रही हैं इन द सेम डायरेक्शन तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसके लिए हम इंडिविजुअल वेलोसिटीज का डिफरेंस ले लेते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये अपन लोग देख चुके थे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ऐसी कुछ कहानी जो है ना बैठ चुकी है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, u प्लस वी इक्वल टू क्या हो जाए, u प्लस वी नहीं रहे, u माइनस वी, u प्लस वी नहीं, u माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये किस केस में होता है, ये होता है जब बॉडीज मूव करती है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आते हैं क्रॉस पे, क्रॉसिंग ईच अदर। जब दो बॉडीज एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगी तो क्रॉसिंग सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में की जाए, ठीक है। क्रॉसिंग सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो की जाए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सवाल में गिवन भी कुछ होगा ऐसा ही कि वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकंड्स एंड वन क्रॉसेस द अदर इन जस्ट 10 सेकंड्स, ठीक है। वन जस्ट क्रॉसेस द अदर इन 10 सेकंड्स। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस तो वही है, स्पीड में अगर ऑपोजिट है मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले वाली की बॉडी की वेलोसिटी u के बराबर और दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी v के बराबर। यहां ये बिल्कुल मत सोचना कि u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। तो u प्लस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अपन यहाँ पे लिख भी ले क्या कि u इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। दो ट्रेन थी ना, तो u इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A और जब मैं v यूज कर रहा हूं सो दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B। जब मैं ये v यूज कर रहा हूं मतलब v इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B।
चलो ओके, डन 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 डन। अब एक काम करते हैं, आपको इस सवाल के अंदर क्या चाहिए था, कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ द टू ट्रेन, दोनों ट्रेन्स की वेलोसिटी आपको चाहिए, ठीक है। एक काम करो, पहले फुर्सत में दोनों इक्वेशन को पकड़ के ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दें। तो जैसे अपन ऐड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकेंड इक्वेशन को, जैसे हमने फर्स्ट को सेकेंड से ऐड करा तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है बेटा, सुनते हुए चलना, u माइनस वी और u प्लस वी, जैसे हम ऐड करेंगे माइनस वी प्लस वी निपट जाएगा, u प्लस यू बचेगा मतलब 2u बचेगा, ठीक है, u प्लस यू बचेगा मतलब 2u बचेगा। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा 30 आ जाएगा, तो देयरफॉर जब मैं u निकालूंगा तो u आ जाएगा महज 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। u कितना आ जाएगा बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अब मैं इसको पुट कर सकता हूं किसी भी मनचाही इक्वेशन में, लेट मी पुट दिस इनटू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देयरफॉर u माइनस वी इक्वल टू होता है 10 के बराबर, ठीक है। तो यहां पे v क्या हो जाएगा v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस 10 और v हो जाएगा, u क्या होता है 15 माइनस करेंगे 10 तो v हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ट्रेन ए की वेलोसिटी आ चुकी है 15 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन बी की वेलोसिटी आ चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों के आंसर डन 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 डन। जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा क्लियरली समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। चले, बहुत बढ़िया। तो रिलेटिव वेलोसिटी बता दिया, सारे केसेस बता दिया आपको इसके, और इस पर बेस्ड आपको दो बहुत ही प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवा दिए गए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको लगा होगा कि हाँ यार, अब अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कम समय में देखना है तो ये वाला वीडियो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में बेटा हमेशा अपडेटेड रहना, चेक करते हुए चलना कि क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या शानदार चीजें और भी ऐड होने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फीडबैक होता है तो उसको आप आराम से जाकर के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेरे लिए, बहुत ही प्यार भरे शब्दों में। उस वीडियो के अंदर जो फीडबैक आपने लिखा होगा ना, उस पर काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। तो क्लास को आप करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नहीं, एज वेल एज हिंदी मीडियम में भी होती है, दोनों में ही कंप्लीट सिलेबस कवरेज के साथ, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।